अगर आप उपनिवेशवाद ये नहीं पढ़ रहे हैं तो ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि इस चैप्टर से क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री का शुरुआत इसी 8th क्लास की हिस्ट्री से होता है, एनसीईआरटी से। तो अगर आप इसको नहीं पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर को नहीं पढ़ रहे, ये चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि दिल्ली राजधानी कब बनी थी, किसने बनाया था, इसकी डिज़ाइन किसने तैयार करा था, और शहरीकरण क्या होता है, विशहरीकरण क्या होता है, और उन्होंने जो अंग्रेज़ों ने अपना अब असली जो अपनी सत्ता स्थापित कर रहे थे 1857 के बाद क्या कर रहे थे, वो सब चीज़ आपको इसी में जानने के लिए मिलेगा। तो आप इसको अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप जस्ट इन मिनट में आप मेरे वीडियोज़ को देख सकते हैं। आप थोड़ा स्पीड पे करके जस्ट इन मिनट में आप लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं। तो फटाफट से, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सपोर्ट कर दीजिए। चलिए अपने स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था दिल्ली राजधानी कब बनी थी, किसने इसकी डिज़ाइन किसने तैयार करा था। 2 लोगों ने इसका डिज़ाइन तैयार करा था। एक कौन था, एडवर्ड लुटियंस, दूसरा था हर्बर्ट बेकर ने इनका डिज़ाइन, दिल्ली का डिज़ाइन तैयार करा था। और वायसराय जो अपने लिए बना रहे थे महल रहने के लिए, जिसको वायसराय पैलेस कहा गया, अब वो राष्ट्रपति भवन कहलाता है। और किंग्सवे मतलब जिसको राजपथ, अभी राजपथ कहते हैं, ये जो स्थापत्य ये जो बना रहे थे ना अपना महल कह दीजिए, ये मुगलों की प्रेरणा से बना रहे थे। चूँकि जो मतलब बुद्ध के टाइम पे आर्किटेक्चर थे ना, थोड़ा-सा उनसे कनेक्ट किया गया था, और बाकी मुगलों की स्थापत्य कला से प्रेरित करके बना रहे थे। और इस बात को भी इन्होंने ध्यान रखा था कि ये इसमें अंग्रेज़ों की भी झलक दिखनी चाहिए, तो दैट्स व्हाई वो बहुत ऊँचा बनवाने लगे। और फिर हमने देखा पुरानी दिल्ली, जिसको शाहजहानाबाद कहते हैं। यहाँ की गलियाँ कैसी थी, बहुत संकरी थी। अभी हम पढ़ेंगे पुरानी दिल्ली के बारे में। तो अभी तक का हमारी कहानी यही था। हमने विशहरीकरण तो नेक्स्ट क्लास में, पिछले क्लास में हमने पढ़ लिया था। इस चैप्टर से आर्ट एंड कल्चर से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके पर्पस से, आर्ट एंड कल्चर से। तो आप प्लीज़ इस चैप्टर को छोड़िए नहीं, आप इस चैप्टर को कंप्लीट करिए। इसी से आपका आर्ट एंड कल्चर का बेस तैयार होगा। अभी देखिए हम कहाँ शुरू करने वाले हैं। नई दिल्ली के निर्माण में लगभग 20 साल लगे। इरादा एक ऐसा शहर बनाने का था जो शाहजहानाबाद के मुकाबले बिल्कुल अलग हो। तो सोचिए, एक दिल्ली को, कोलकाता से दिल्ली को कैपिटल ट्रांसफ़र करने के लिए, जो 1911 में हुआ था, 20 साल लग गया उनको, क्योंकि शाहजहानाबाद के मुकाबले अलग होना चाहिए ये सोचकर बना रहे थे। उसमें भीड़ भरे भरे मोहल्लों और संकरी गलियों के लिए कोई जगह नहीं थी, क्योंकि शाहजहानाबाद कैसा था, एक तो बहुत क्राउडेड था, दूसरी बात इसकी गलियाँ बहुत संकरी थी और जल की प्रॉब्लम थी, और बहुत ज़्यादा डेंसिटी मतलब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा था। उसमें भीड़ भरे मोहल्ले और संकरी गलियों के लिए कोई जगह नहीं थी। नई दिल्ली में चौड़ी सीधी सड़कों और विशाल परिसरों के बीच बड़ी बड़ी इमारतों की कल्पना की गई थी। सोचिए, आज जितनी इमारतें हैं इतनी सुंदर सुंदर से, ये सब अंग्रेजों ने बनाया था। पुरानी दिल्ली में अफरा तफरी दिखाई देती थी। नया शहर स्वच्छ और स्वस्थ दिखाई पड़ता था, जो कि उस टाइम पे दिल्ली एकदम स्वस्थ था, और मतलब कोई पोल्यूशन नहीं। अभी देखिए कितना एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना नीचे है, कि सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड हमारा कैपिटल ही में है। अंग्रेजों को भीड़ भरे इलाके गंदे और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बीमारियों का स्रोत दिखाई देते थे, क्योंकि उनको पॉपुलेशन बिल्कुल पसंद नहीं था, उसको वो हाइजीन नहीं मानते थे। और उनको हाइजीन पसंद था, तो वो उनको पॉपुलेशन उनको बहुत गंदा लगता था। इसलिए नई दिल्ली में बेहतर जलापूर्ति, गंदगी के निकास मतलब गंदगी को निकालना, और नालियों की पूरी व्यवस्था तैयार की गई। उसे ज़्यादा हरा भरा बनाया गया। वहाँ पेड़ और बड़े बड़े पार्क बनाए गए, ताकि लगातार ताज़ी हवा और ऑक्सीजन मिलती रहे। नई दिल्ली की कल्पना, दिल्ली को राजधानी के रूप में चुनने के पीछे वायसराय हार्डिंग ने वजह बताई थी। क्या वजह बताई थी? कोलकाता से दिल्ली क्यों राजधानी बनाया गया, क्या रीज़न था? ये बदलाव भारत के लोगों की कल्पना के अनुरूप होगा, और सभी लोग भारत में ब्रिटिश शासन को बनाए रखने के अदम्य संकल्प के रूप में इसकी सराहना करेंगे। मतलब ब्रिटिशों को याद करेंगे दिल्ली के रूप में। वस्तु हर्बर्ट बेकर की राय में, ये तो हार्डिंग के राय में था, हर्बर्ट बेकर का क्या है, नई राजधानी अच्छे शासन और एकजुटता का पाषाण प्रतीक होनी चाहिए, जो ब्रिटिश शासन के तहत भारत के इतिहास में एक नई बात है। भारत में ब्रिटिश शासन केवल शासन और संस्कृति की एक परत भर नहीं है,
यह एक पनपती हुई नई सभ्यता है और इसमें पूर्व और पश्चिम के श्रेष्ठ तत्वों का मिश्रण है। क्योंकि पूर्व से आए थे लोग, पश्चिम से भी आए थे, तो उन लोगों का मिश्रण है। दिल्ली के वास्तुशिल्प में इस महान तथ्य की झलक मिलनी चाहिए, ये कहता है 2 अक्टूबर 1912 में। विभाजन के समय जीवन कैसा था? 1947 में भारत के विभाजन से नई सीमा के दोनों तरफ आबादी बड़ी तादाद में विस्थापित हुई थी। इसका नतीजा यह हुआ कि दिल्ली की आबादी बढ़ गई, रोजगार बदल गए और शहर की संस्कृति बिल्कुल अलग हो गई। उस टाइम पे जिस पर्पस से, जिस हिसाब से बनाया गया था कि साफ होना चाहिए, पॉपुलेटेड एरिया नहीं होना चाहिए और मतलब लाइक अ ग्रीन सिटी टाइप का होना चाहिए, लाइक दिस, इस तरह से बनाया गया था। और 1947 जैसे विभाजन हुआ, पूरा चेंज हो गया। स्वतंत्रता और विभाजन के कुछ ही दिनों बाद भीषण दंगे शुरू हो गए। दिल्ली में हजारों लोग मारे गए और उनके घर बार लूट कर जला दिए गए। दिल्ली से पाकिस्तान जाने वाले मुसलमानों की जगह पाकिस्तान से आए सिख और हिंदू शरणार्थी ने ले ली। शाहजहानाबाद में लावारिस मकानों पर कब्जे के लिए शरणार्थियों के झुंड घूमने लगे। कई बार उन्होंने मुसलमानों को भाग जाने और अपनी संपत्ति बेचने के लिए मजबूर भी किया गया। दिल्ली के 2/3 मुसलमान पलायन कर गए थे, जिससे लगभग 44,000 मकान खाली हो गए। बहुत सारे मुसलमान पाकिस्तान जाने के इंतजार में काम चलाऊ शिविरों में रहने लगे थे। तो जितने मुस्लिम्स थे उनको जानबूझ के धक्का मार मार के उनको इंडिया से भगाया गया था। दिल्ली में जितने रहते थे उनको भगाया जा रहा था। तो इस तरह से अफरा तफरी मच गई थी और इतने मकान खाली हो गए थे। उस समय दिल्ली शरणार्थियों का शहर बन गई थी। अब जितने लोग भाग कर आए थे वो दिल्ली में ही रह रहे थे, तो वो उनके जगह बन गया था। दिल्ली की आबादी में लगभग 5 लाख की वृद्धि हो गई थी। सोचिए, इतने लोग बढ़ गए 5 लाख, जबकि 1951 में यहाँ करीब 8 लाख से कुछ ही ज़्यादा थी। ज़्यादा लोग पंजाब से आए थे। वे शिविरों, स्कूलों, फौजी बैरकों और बाग बगीचों में आकर रहने लगे। उनमें से कुछ को खाली पड़े मकानों पर कब्जे का मौका मिल गया। बहुत सारे लोग शरणार्थी बस्तियों में रहने लगे। लाजपत नगर और तिलक नगर जैसी बस्तियां इसी समय बसी थीं। तो जो लाजपत नगर है और तिलक नगर है जो दिल्ली में, वो इसी टाइम पे बसा हुआ था जब देश आज़ाद हो गया था। तब दिल्ली में आने वालों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दुकान और स्टॉल खुल गए। कई नए स्कूल और कॉलेज भी खोल दिए गए। जो लोग यहाँ से गए थे उनकी जगह शरणार्थियों की निपुणता और काम धंधे बिल्कुल अलग थे। पाकिस्तान जाने वाले बहुत सारे मुसलमान कारीगर, छोटे मोटे व्यापारी और मजदूर थे। दिल्ली आए नए लोग ग्रामीण भूस्वामी, वकील, शिक्षक, व्यापारी और छोटे दुकानदार थे। विभाजन ने उनकी जिंदगी और इनके व्यवसाय बदल दिए थे। फेरी वालों, पटवारी वालों, बढ़ई और लुहारों के तौर पर उन्होंने नए रोजगार अपनाए। इनमें से बहुत सारे नए व्यवसायों में काफ़ी सफल भी रहे। पंजाब से आई विशाल टोलियों ने दिल्ली का सामाजिक परिवेश पूरी तरह बदल दिया। भोजन, पहनावे और कला के हर क्षेत्र में मुख्य रूप से उर्दू पर आधारित शहरी संस्कृति नई रुचियों और संवेदनशीलता के बीच दब गई थी। पुराने शहर के भीतर क्या हुआ था? इस बीच पुराने शहर यानी शाहजहानाबाद का क्या हुआ? शाहजहानाबाद का क्या हुआ जब नई दिल्ली में यह हाल हुआ? तो अतीत में मुगलों के ज़माने की प्रसिद्ध नहरों से घरों में न केवल पानी का ताज़ा पानी आता था, अब ये शाहजहानाबादी काम आ रहा है। देखिए, इसलिए कहते हैं ओल्ड इज़ गोल्ड। आखिर में शाहजहानाबाद को धूल भरी शहर कह दिया गया था। डेंसिटी एरिया बोल दिया गया था, बहुत ही पॉपुलेटेड एरिया था और आखिर में यहीं का पानी काम आता था। बल्कि दूसरी घरेलू ज़रूरतों के लिए भी पानी मिल जाता था। 19वीं सदी में जलापूर्ति और निकासी की इस बेहतरीन व्यवस्था को नज़रअंदाज किया जाने लगा। कुओं यानी कि बावड़ी की व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई। घरेलू कचरे की निकासी करने वाली धाराएं भी क्षतिग्रस्त हो गई, खराब हो गई। यह एक ऐसे समय की बात है जब शहर की आबादी लगातार बढ़ रही थी। टूटी फूटी नहरें इस तेजी से बढ़ती आबादी की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकती थी। 19वीं सदी के आखिर में शाहजहानी नालियों को बंद कर दिया गया और खुली नालियों की नई व्यवस्था विकसित की गई। जल्दी ही यह प्रणाली भी बोझ से चरमराने लगी। बहुत सारे अमीर लोगों को सड़क किनारे बहती नालियों और उफनते खुले नालों की बदबू परेशान करती थी। दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी एक अच्छी निकासी व्यवस्था पर पैसा खर्च करने को तैयार ही नहीं थी। तथापि उसी समय नई दिल्ली के इलाके में निकासी व्यवस्था पर लाखों रुपए खर्च किए गए थे। जितने अमीर ज़्यादा थे ये खर्च नहीं करते थे। हवेलियों का कैसे पतन हुआ? 17वीं और 18वीं शताब्दी में मुगल कालीन वर्ग भव्य हवेलियों में रहता था।
जो मुगल काल के लोग थे वो हवेली में रहते थे। 19वीं सदी के मध्य का नक्शा देखने पर ऐसी कम से कम 100 हवेलियां दिखाई देती हैं। ये चार दीवारी से घिरे दालान और झरनों वाली भव्य इमारतें थीं। दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के पास एक प्रसिद्ध बावड़ी है, जो आप अगर गए होंगे दिल्ली में तो आप देखे होंगे। 19वीं सदी के आखिर में दिल्ली का चांदनी चौक, आप जाके देखिए चांदनी चौक कैसा है, एकदम पॉपुलेटेड एरिया, पहचान में ही नहीं आएगा। एक हवेली में बहुत सारे परिवार रहते थे। खूबसूरत फाटक से भीतर जाने पर हवेली के अंदर आप एक खुले अहाते में पहुंच जाते थे। इसके चारों तरफ मेहमानों और कारोबारियों के लिए सार्वजनिक कमरे बने होते थे, जिनका सिर्फ पुरुष ही इस्तेमाल करते थे। भीतरी दालान और कमरे परिवार की औरतों के लिए होते थे। जो सार्वजनिक कमरे थे कारोबारियों के लिए वो सिर्फ पुरुष यूज़ करते थे, और जो भीतरी दालान था वो कमरे परिवार की औरतों के लिए होते थे। हवेली के कमरों का कई कामों के लिए इस्तेमाल होता था, उनमें फर्नीचर बहुत कम था। यहाँ तक कि 19वीं शताब्दी के मध्य तक भी कमर उल दिन खान की हवेली में कई इमारतें थी। उनमें गाड़ीवानों, तंबू लगाने वालों, मतलब डेरवाल, मशालची, खातेदारी, क्लर्कों, घरेलू नौकरियों के रहने का इंतजाम था। बहुत सारे मुगल अमीर ब्रिटिश शासन के समय इन विशालकाय इमारतों को संभालने की हालत में नहीं थे। अब फलस्वरूप हवेलियां बंटने लगी, उनके हिस्सों को बेचा जाने लगा। हवेलियों के जो हिस्से सड़क पर खुलते थे वहां दुकानें या गोदाम बन गए। कुछ हवेलियां नए उभरते व्यवसायी वर्ग के नियंत्रण में चली गई। बहुत सारी उपयोग में न होने के कारण बेकार हो गई। औपनिवेशिक बंगले इन हवेलियों से बिल्कुल अलग थे। ये बंगले एकल परिवारों के लिए बनाए गए थे, इसलिए उनमें एक मंजिल की ढलवां छत वाली इमारत होती थी। ये बंगले आमतौर पर 1 या 2 एकड़ के खुले स्थानों पर होते थे। इनमें रहने, खाने और सोने के कमरे थे। अगले हिस्से में एक लंबा बरामदा होता था। कई बंगलों में 3 तरफ बरामदा बनाया जाता था। रसोई घर, अस्तबल और नौकरों के क्वार्टर मुख्य मकान से अलग बनाए जाते थे। घर की देखभाल के लिए दर्जनों नौकर होते थे। परिवार की औरतें अक्सर दर्जियों या अन्य कारीगरों पर नजर रखने के लिए बरामदे में बैठती थीं। नगर पालिका योजना बनाती थी। 1971 की जनगणना से पता चला कि पुराने शहर के इलाके में भयानक भीड़ है। यहाँ प्रति एकड़ 90 लोग रहते थे, जबकि नई दिल्ली में प्रति एकड़ केवल 3 लोगों का औसत था। पुराने शहर के बिगड़ते हालात के बावजूद उसका फैलना जारी रहा, मतलब फैलता रहा। पुराने शहर के निवासियों के लिए रॉबर्ट क्लार्क ने 1888 में लाहौर गेट सुधार योजना के नाम से एक विस्तार योजना तैयार किया। इसके पीछे सोच यह थी कि यहाँ के निवासियों को पुराने शहर से अलग एक नए तरह के चौराहा बाजार की तरफ ढकेलना जाए। इस चौराहे पर चारों तरफ दुकानों की कल्पना की गई थी। इस पुनर्विकास में सड़कों के लिए जाल वाली संरचना तय की गई। सभी सड़कों की चौड़ाई, आकार और स्वरूप एक जैसा होना चाहिए था। मोहल्लों के निर्माण के लिए जमीन को एक जैसे टुकड़ों में बांट दिया गया था। इस नए स्थान को क्लार्कगंज का नाम दिया गया। यह कभी पूरा नहीं हो पाया और उसने पुराने शहर के भीड़ से आज़ाद कराने में कोई मदद नहीं की। यहाँ तक कि 1912 में भी इन नए स्थानों पर जलापूर्ति और निकासी की व्यवस्था बहुत खराब थी। दिल्ली सुधार ट्रस्ट का गठन 1936 में किया गया। इस योजना के तहत कंपनी लोगों के लिए दरियागंज, दक्षिण जैसे इलाके बनाए गए। यहाँ पार्कों के इर्द गिर्द रिहायशी मकान बने, जो कि आज भी आप देख सकते हैं। पार्क कहाँ बना रहता है? सोसाइटी के एरिया के पास, मकान के पास। वही चीज़ उस टाइम से चला आ रहा है। मकानों के भीतर निजता की नई सोच के हिसाब से जगह बटी हुई थी। अब बहुत सारे परिवार या समूह साझा जगह पर नहीं रहते थे, बल्कि मकान के भीतर एक ही परिवार के विभिन्न सदस्यों के लिए अलग अलग जगह होने लगी थी। ये हर्बर्ट, दक्षिण अफ्रीका में हर्बर्ट बेकर। 1990 के दशक में शुरुआत में हर्बर्ट बेकर नाम का एक अंग्रेज युवा वास्तुकार काम की तलाश में दक्षिण अफ्रीका पहुंचा। यहीं बेकर की मुलाकात केप टाउन के गवर्नर सेसिल रोड्स से हुई, जिसने बेकर के भीतर ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति प्यार और प्राचीन रोमन व यूनानी वास्तुशिल्प के प्रति प्रशंसा का भव्य भाव पैदा कर दिया।
ये ऐसा कुछ नहीं है, हमारा 8th क्लास ख़त्म होता है हिस्ट्री। अब हम आगे का 9th चैप्टर कल से स्टार्ट कर आई मीन 9th क्लास का एनसीईआरटी कल से स्टार्ट करते हैं। तो मेरे वीडियो को फुल वॉच करें, मुझे पूरा सपोर्ट करें ताकि मुझे पॉजिटिव फील हो, मैं डेली इस तरह से वीडियो बनाऊं और आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू टू एवरीवन।